हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जर्नी विद विजय कुमार श्रीवास्तव में स्वागत करता हूं। आज का मेरा प्रेजेंटेशन टाइटल है जैविक खेती। प्रेजेंटेशन से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव। मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से 1996 में MSc किया है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के साथ। इस प्रेजेंटेशन में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जैविक खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। जैविक खेती क्या है? टिकाऊ कृषि के लिए कई विकल्पों में से हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध है, जो कि है जैविक कृषि। जैविक कृषि के सिद्धांत में फसलों का उत्पादन ऐसे विधियां द्वारा लिया जाए जो कि प्रकृति द्वारा दिए गए साधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक प्रणाली को बिना हानि पहुंचाए प्रकृति के साथ मिलकर हम कार्य कर सकें। जैविक खेती फसल उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें मुख्यतः जैविक स्रोत से उपलब्ध घटकों को प्राथमिकता दी जाती है एवं फसलों की उत्पादकता बनाए रखते हुए स्वपोषित सस्टेनेबल खेती की जाती है। सस्टेनेबल खेती का मतलब है जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हम उसका इस तरीके से समुचित उपयोग करें ताकि आने वाले जनरेशन्स को उससे प्रॉब्लम नहीं हो, उनको भी ये संसाधन उपलब्ध रहें। जैविक खेती में संश्लेषित या रासायनिक कीटों, रोगनाशकों, खरपतवार नाशकों तथा बढ़वार नियंत्रकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल कुछ केमिकल्स रसायन होते हैं जिसका कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में सीमित मात्रा में जीवन रक्षक उपायों के रूप में प्रयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने एवं उचित फसल बढ़वार हेतु यथासंभव जो भी फसल अवशेष हैं, क्रॉप रेजिड्यू हैं, कंपोस्ट हैं, वर्मी कंपोस्ट हैं, हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योर, प्राकृतिक खनिज जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं और बायो कंट्रोल जो भी जैविक किट हैं एवं व्याधि नियंत्रण उपायों का उपयोग किया जाता है। जैविक उत्पादों का बाजार मूल्य साधारण उत्पादों की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि इसका क्वालिटी वैल्यू एडिशन होने से हमारे जो भी स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इसका आजकल देखें तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। अब हम जैविक खेती के लक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक खेती के मुख्य रूप से दो लक्ष्य हैं। पहला है प्रणाली को टिकाऊ बनाना ताकि हम इसको आने वाले समय में लंबे समय तक हम उसको उपयोग कर सकें, ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनको भी संसाधन उपलब्ध रहें और उनके स्वास्थ्य इत्यादि का हम ध्यान रख सकें। दूसरा है जैविक खेती को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। इन दोनों लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए ऐसे मानक तैयार करने की ज़रूरत है जिनका अनुसरण हो, सभी लोग उसका अनुपालन करें। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि में शुद्ध जैविक खेती को अपनाकर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की संभावना विद्यमान है। जैविक खेती को अपनाने के लिए हमको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषण प्रबंधन और जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, इन विधियों को सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि रसायनों की ज़रूरत की कमी हो सके और हम केमिकल्स को अवॉइड करके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम उपयोग में ला सकें। अब हम जैविक खेती के सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक खेती की सफलता 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी। जैविक मीन्स ऑर्गेनिक खेती में एक खेत को पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि एक खेत पर किया गया परिवर्तन दूसरे खेत में प्रभाव अवश्य डालेगा। उदाहरण के लिए मृदा में अधिक नाइट्रोजन के होने से खरपतवार वीड्स की वृद्धि तेज़ी से होती है, क्योंकि वीड्स में खरपतवार में एक उसमें उसकी करैक्टर होती है कि उसका ग्रोथ फसल के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है और वो ज़मीन से जो भी पोषक तत्व हैं अधिक मात्रा में एब्जॉर्व करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए किसान ऐसी फसल को उगाने का प्रयास करेगा जो मृदा से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार मृदा में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बना लेगा। इससे क्या होगा, यदि फसल की क्षमता अधिक है कि ताकि वो मृदा से अधिक से अधिक पोषक तत्व ले सके तो जो भी खरपतवार हैं उससे कंपटीशन कम रहेगा और फसलों का विकास अच्छा होगा। दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिक खेती का दूसरा सिद्धांत विविधता का है। जैविक खेती मृदा में पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। किसानों का फसलों व पशुधन के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए किसानों को खेतों के साथ साथ पशुधन भी पालने चाहिए। फसलों व पशुधन में विविधता किसानों की आय में भी विविधता व लचीलापन लाती है। दूसरी ओर पारिस्थितिकी तंत्र में किसी कीट या खरपतवार या बीमारी को समस्या बनने से रोकता है। तीसरा है पुनः चक्र, रिसाइकलिंग।
जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत रिसाइकलिंग है, अर्थात दोबारा से प्रयोग करना है। इसमें पौधों व पशुओं के अवशेष पुनः प्रयोग में आ जाने के कारण खेतों के पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अंदर हम देखें तो जो भी हम अपना फसल उत्पादन करते हैं उसके जो भी क्रॉप रेजिड्यू हैं और जो भी फार्म यार्ड मैन्योर्स हैं, कंपोस्ट है, उसको हम यूज कर सकते हैं और खेतों में उसका मिश्रण करने से, उसको इनकॉर्पोरेट करने से उसके डिकम्पोजिशन होने से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी फसलों को मिलती है। अब हम विभिन्न जैविक तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है जैविक खादों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स जैव उर्वरक का स्टडी करेंगे। जैव उर्वरक से तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म सजीव जीवाणु से है जो पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए हमको इन जो भी माइक्रोब्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, इसका कल्चर, इसका इनोकुलम हमको यूज करना होता है, जिसको कि हम स्लरी बना के या जो भी कंपोस्ट मैन्योर्स है उसके साथ मिक्स करके हम ज़मीन में मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी जीवाणु हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और वो पौधों को प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो पहला जैव उर्वरक है राइजोबियम। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो दलहनी फसलें हैं जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मसूर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, बरसीम इत्यादि में प्रयोग होता है। जैव उर्वरकों में राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है। यह दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में रूट नोड्यूल्स में रह के सहजीवी यापन करता है, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशन ये प्रदान करता है और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। राइजोबियम की अनेक प्रभावकारी व उन्नतशील जातियां विकसित की गई हैं। राइजोबियम जीवाणु खाद्य से भूमि के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी सुधार करता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और आगामी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। राइजोबियम जो भी होता है एक तरीके का सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया प्लांट्स के जड़ों में रहता है, रूट नोड्यूल्स ग्रंथियाँ बना कर रहता है और इसके बदले में यह जो भी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको इनऑर्गेनिक फार्म में प्लांट्स को उपलब्ध कराता है। दूसरा जैव उर्वरक है नील हरित काई, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका कलर जब हम देखें तो जनरली हरे रंग का होता है और जहाँ भी पानी का जमाव होता है वहाँ पर इस काई का विकास होता है और एक तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके कारण पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से धान की फसल में होता है। इनकी वृद्धि धान के खेत में जहाँ पानी भरा होता है अच्छी प्रकार से होती है। परीक्षणों से पता चला है कि धान में नीलहरित शैवाल का टीका लगाने मतलब इनोकुलेशन करने से धान की विभिन्न जातियों की उपज में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अतिरिक्त यह विभिन्न विटामिन वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले पदार्थों का भी स्राव करते हैं, जो धान के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं जहाँ पानी का जमाव अधिक होता है और अधिक समय के लिए होता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग से धान की पैदावार में लगभग 450 किलो प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है और यह वृद्धि 14% के बराबर है, जो कि हम बिना इनोकुलम के, बिना जैव उर्वरक के यदि हम खेती करते हैं उसके ऊपर। तीसरा जैव उर्वरक है एजोस्पेरिलम। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि एक तरीके से एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अंतर्गत यह होता है कि जो भी पौधे हैं वो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं और ये जो बैक्टीरिया है प्लांट के जड़ों के जो भी आसपास में अपने विकास के लिए, अपने वृद्धि के लिए ये जो भी वातावरण के नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। ये अपने ग्रोथ के लिए करते हैं और ये प्लांट्स को ऑटोमेटिकली उनके जड़ों के द्वारा उपलब्ध होता है। इसमें बैक्टीरिया और प्लांट एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, जस्ट बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए जो भी इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो प्लांट को भी यूज में आता है। तो इस तरह का जैव उर्वरक का प्रयोग बाजरा, ज्वार, धान में किया जाता है। फसलों में इस जीवाणु का उपयोग अभी हाल में प्रारंभ हुआ है और कम मात्रा में हो रहा है। इसका प्रयोग जौ, जई, ज्वार, मोटे अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में होने पर इस जीवाणु का विशेष महत्व है। चौथा जैव उर्वरक है एसिटोबैक्टर। यह भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर नामक इस सूक्ष्म जीवाणु की खोज तथा अनुभव ब्राज़ील तथा क्यूबा के गन्ने के खेत में प्राप्त हुए हैं। यह जीवाणु सिरके में भी देखे जा सकते हैं। इनकी मौजूदगी एक विशेष गंध से अनुभव की जा सकती है।
गन्ने की फसल में इसके प्रयोग से 20% की उत्पादन अधिक होती है और इनके प्रयोग से 1 to 2% 1 से 2% शर्करा की मात्रा भी बढ़ती है। पांचवा जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर। यह भी एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि वातावरण से नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध कराता है। यह भी एसिम्बायोटिक नेचर का है, जिसमें कि प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो कि पौधों को भी उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों, कपास, तरकारियाँ उगाने में, मतलब सब्जी उगाने में किया जाता है। यह कृषि में अपने योगदान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी जीवाणु है। यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके प्रयोग से मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है। ये जीवाणु भूमि और जड़ की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। ये जीवाणु पौधों की जड़ों के द्वारा निकाले गए पदार्थों जैसे कि शर्करा, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर जीवाणु किसी भी गैर दलहनी फसलों में उपयोग किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर के सक्रिय जीवाणु कल्चर के उपयोग से शाक भाजी वाली फसलों में 15 से 20% और धान्य फसलों में जैसे गेहूँ, बाजरा इत्यादि में 10 से 15% तक वृद्धि ले सकते हैं। इसके प्रयोग से फसलों में जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, अंकुरण बढ़ता है। अब हम जैविक खादें मीन्स ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य 3 प्रकार की खादों का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खादें। पहला है गोबर की खाद, जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। गोबर की खाद फार्म पशुओं जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, सीप जो भी है और घोड़ा, कभी कभी सुअरों के ठोस एवं द्रव मलमूत्र का एक सड़ा हुआ मिश्रण है, जिसमें साधारणतया भूसा, बुरादा, छिलन अथवा अन्य कोई शोषक पदार्थ जो पशुओं के बांधने के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। गोबर की खाद पोषक तत्वों को पौधों के लिए धीरे धीरे प्रदान करता है क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है और इस खाद का प्रभाव कई वर्षों तक बना रहता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटास व फास्फोरस के साथ साथ अन्य आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं। यह खाद मृदा में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाती है और इस प्रकार भौतिक गुणों को सुधारने में सहायक होती है। दूसरा जैविक खाद है कंपोस्ट। पौधों के अवशेष पदार्थों, क्रॉप रेसिड्यू, पशुओं का बचा हुआ चारा, कूड़ा करकट आदि पदार्थों के बैक्टीरिया तथा फंजाई द्वारा विशेष डिकम्पोजिशन से बना हुआ पदार्थ कंपोस्ट कहलाता है। सड़ी हुई यह खाद प्रायः गहरे भूरे रंग की होती है। कंपोस्ट को प्रयोग करने से भूमि की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक संरचना, रासायनिक एवं जैविक गुणों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मृदा संरचना में सुधार होती है। मृदा की जलधारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। यह मृदा के उष्मा शोषण क्षमता को भी बढ़ाता है और पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। कंपोस्ट में असंख्य फंजाई तथा बैक्टीरिया होते हैं, अतः खेतों में इनके प्रयोग से इनकी संख्या बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सक्रियता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रिकीकरण, अमोनिकीकरण तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन में वृद्धि होती है। कंपोस्ट में मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट प्रमुख है। तीसरा जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा, अर्थवार्म्स द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद है। यह केंचुओं के मल, कार्बनिक पदार्थ मीन्स ह्यूमस, केंचुओं के कोकोन्स इत्यादि का एक मिश्रण है। यह मृदा को पोषण प्रदान करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग को वर्मी कल्चर भी कहा जाता है। यह मुख्यतः केंचुओं द्वारा तैयार किया जाता है। केंचुए कार्बनिक निरर्थक पदार्थ को अपने शरीर के भार से 2 से 5 गुना तक ग्रहण करते हैं और उसमें से केवल 5 से 10% अपने शरीर की आवश्यकता के लिए प्रयोग करते हैं और बाकी पदार्थ को अपचाहित पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, जिससे वर्मी कास्ट कहते हैं। अतः गोबर, सूखे हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, डेयरी पदार्थ और अन्य जो पोल्ट्री मैन्योर्स हैं उसको खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। यह भूमि की उर्वरता, भौतिक दशा, जैविक पदार्थों की मात्रा, लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि एवं सुधार करती है। भूमि के जल सोखने की क्षमता मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है तथा मृदा संरचना में सुधार करता है और इससे खरपतवार की कमी होती है। चौथी जैविक खाद है हरी खाद मीन्स ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए समुचित हरे पौधों को उसी खेत में उगाकर या कहीं से लाकर
खेत में मिला देने की प्रक्रिया को हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। यह मृदा जल के वाष्पीकरण को भी इवेपोरेशन को भी रोकता है। इसके प्रयोग से पौधों में वायु का आवागमन मीन्स एरेशन अच्छा होने लगता है। हरी खाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न दोष को कम करते हैं। हरी खाद के प्रयोग के लिए जो हमें मुख्य फसलें उपयोग करते हैं उसमें है उर्द, मूंग, ग्वार, लोबिया, नील व रबी फसलें जैसे बरसीम, मसूर, मटर इत्यादि। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है ग्रीन मैन्योर क्रॉप और दूसरा है ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप। ग्रीन मैन्योर क्रॉप के अंतर्गत जो भी फसलें होती हैं उसको हम फसल उगाकर जब उसमें फ्लावरिंग मतलब फूल आने शुरू होते हैं उसके उस समय हम पूरे इस प्लांट को जुताई करके खेत में मिला देते हैं और डिकम्पोजिशन के बाद उससे पौधों को न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है और मृदा की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी सुधार होता है। और जो दूसरी क्रॉप है ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप, इसके अंतर्गत हम पत्तियों को यूज करते हैं और उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं और डिकम्पोजिशन के बाद ये पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। अब हम जैव कीटनाशक एवं जैव रोग नियंत्रकों का प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे मीन्स बायो कंट्रोल। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु इस प्रकार की है जिससे कि फसल कीटों तथा बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ की वातावरण इन कीटों और बीमारियों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। जैविक कीटनाशकों तथा जैव रोग नियंत्रकों में प्राकृतिक कीटों तथा जैव प्रौद्योगिकी में विकसित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है जो कीटों को नष्ट करते हैं। जैविक कीटनाशकों से पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती है क्योंकि इनके अवशेष बायोडिग्रेडेबल होते हैं और यह सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैविक रोग नियंत्रण का उपयोग मुख्यतः कपास, तिलहन, गन्ना, दलहन तथा फलों एवं सब्जियों के पौधों में होने वाले रोगों एवं उन पर कीटों के आक्रमण से बचाव के लिए किया जा रहा है जिसके पास कीटों या रोगों से लड़ने की पूर्ण प्राकृतिक क्षमता हो। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के लिए जैव नियंत्रकों जैसे कि बैक्यूलोवायरस मीन्स ऐसे वायरस जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं। पैरासाइट्स मतलब एक इंसेक्ट दूसरे को खाता है, दूसरे जो भी छोटे छोटे पैथोजेंस हैं उसको खा जाते हैं। इसके बाद प्रीडेटर्स ऐसे इंसेक्ट जो कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले दूसरे कीटों को खाते हैं। इसके बाद एंटागोनिस्टिक्स तथा फंजाई जैसे कि ट्राइकोडर्मा कल्चर है। इसके बाद बैक्टीरिया इत्यादि के बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी को उपयोग में किया जा रहा है और कई प्रकार के इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं जो कि जैव टेक्निक को बढ़ावा दे रही हैं और जिसका हम इस रोगों को कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैविक पद्धति में गौमूत्र, नीम पत्ती का घोल इत्यादि और खली इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। अब हम जैविक खेती की आवश्यकता या स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में स्टडी करेंगे। भारत में कृषि उत्पादन विशेषकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन पिछले कई दशकों में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह उपलब्धि खेतों में उन्नत किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग एवं कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग से हुई है, मैकेनाइजेशन के कारण हुई है। एक लंबे समय तक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है और दूसरी ओर पर्यावरण एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में भी वृद्धि होती है। इन समस्याओं ने खेती में वैकल्पिक तरीकों को तलाशने का प्रयास किया है और इसी दिशा में आजकल हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक खेती से जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैविक खेती मृदा, खनिज, जल, पौधों, कीटों, पशुओं एवं मानव जाति के समन्वित संबंधों पर आधारित है। यह मृदा को संरक्षण प्रदान करता है, वहीं पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करता है। जैविक प्रबंधन आसपास पाए जाने वाले मानव संसाधन, ज्ञान व प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर बल देता है। जैविक कृषि खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त आय सृजित करने में भी सहायक है। जैविक खेती सतत कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में पॉजिटिव भूमिका निभाता है तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी बदलाव लाता है। जैविक खाद्य पदार्थों की 20 से 25% दर से मांग विकसित व विकासशील देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। संपूर्ण विश्व में 130 देश प्रमाणिक जैविक पदार्थों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर करते हैं। केवल परंपरागत फसलों को उगाकर ही किसान समृद्ध नहीं हो सकते, बदलती मांग एवं कीमतों के अनुरूप फसल प्रतिरूप में परिवर्तन भी आवश्यक है। प्राकृतिक विधि व जैविक खाद के उपयोग से उगाए गए खाद्य पदार्थों की मांग हमारे भारत में साथ साथ यूरोप, अमेरिका, जापान में तेज़ी से बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन करके किसानों को लाभ उठाने के लिए
प्रेरित किया जाना आवश्यक है। जैविक खेती के लिए हम जो भी संसाधनों का उपयोग करते हैं उससे हमारे जो भी वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित रहता है। मृदा की जो भी संरचना है, जो भी सॉइल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सुधार होता है तथा केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का प्रोटेक्टिव इंसेक्टिसाइड इत्यादि का हम यूज कम करके हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी हम गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अतः आने वाले समय में जैविक खेती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ऑर्गेनिक खेती के प्रभाव मीन्स बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है कृषक के दृष्टिकोण से, फ्रॉम फार्मर्स व्यू। इसमें मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, फसलों की उत्पादकता बढ़ती है तथा कृषक की आय में भी वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरक में निर्भरता कम होने से लागत कम हो जाती है। यह कृषकों के खेती करने के पुरातन व देसी ज्ञान को संरक्षित रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑर्गेनिक पदार्थों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। दूसरा है मृदा के दृष्टिकोण से, फ्रॉम सोयल पर्सपेक्टिव। यह मृदा में पोषक तत्वों को पौधों के लिए धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है और इस प्रकार खाद का प्रभाव कई सालों तक बना रहता है। यह मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस व कैल्शियम जैसे आवश्यक तत्वों को बढ़ाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों को सुधारने में सहायक होता है। जैविक खाद के प्रयोग से काफ़ी समय तक मृदा में नमी बनी रहती है। ऑर्गेनिक खादों में कुछ नाइट्रोजन युक्त लाभप्रद पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि शीघ्र करने में सहायक होते हैं और यह मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण में सहायक है क्योंकि इससे मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से जैविक खेती के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। कचरे का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है जिससे वातावरण स्वच्छ रहता है और बीमारियां कम करने में सहायता मिलती है। ये स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक व गुणवत्ता खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है तथा यह पर्यावरण मित्र होते हैं, मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। यह जैविक चक्र को प्रोत्साहित करता है जिसमें सूक्ष्म कीटाणुओं, मृदा पौधों व पशुओं व मानव के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। वह पारिस्थितिकी तंत्र में सोल्यूशन बनाए रखता है, मीन्स इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। रासायनिक कृषि से हमारे संसाधनों की क्वालिटी घटती है, गुणवत्ता घटती है। वहीं जैविक कृषि से हमारे संसाधनों का संरक्षण होता है तथा कृषि जैव विविधता का भी संरक्षण होता है। अब हम जैविक खेती मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ लिमिटेशन, समस्याओं, बाधाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तरफ जहां जैविक खेती हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं कुछ लिमिटेशंस है जिसके कारण इसके विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं। भारत में कंपोस्ट की कमी, जैविक सामग्री में पोषक तत्वों का अंतर, कचरे से संग्रह करने और प्रसंस्करण करने में जटिलता, विभिन्न फसलों के लागत लाभ अनुपात के साथ जैविक कृषि के व्यवहारों को शामिल करने में पैकेज का अभाव तथा वित्तीय सहायता के बिना किसानों द्वारा इसे अपनाने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त जैविक खेती की प्रगति में कई बाधाएं हैं, जैसे कि पहला जागरूकता की कमी, किसानों के पास कंपोस्ट तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी का भी अभाव है। किसान अधिकांशतः यह करते हैं कि गड्ढा खोदकर उसे कचरे को कम मात्रा में भर देते हैं। अक्सर गड्ढा वर्षा के जल से भर जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि कचरे का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह कंपोस्ट नहीं बन पाता और नीचे का हिस्सा कड़ी खली की तरह बन जाता है। जैविक कंपोस्ट तैयार करने के बारे में किसानों को समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है। दूसरा है विपणन की समस्या। ऐसा पाया जाता है कि जैविक फसलों की खेती शुरू करने के पहले उनका विपणन योग्य होना और पारंपरिक उत्पादों की तुलना में लाभ सुनिश्चित करना। ऐसा प्रमाण मिला है कि राजस्थान में जैविक खेती के किसानों को गेहूं के पारंपरिक किसानों की तुलना में कम कीमतें मिली। दोनों प्रकार के उत्पादन में विपणन की लागत भी समान थी और गेहूं के खरीदार जैविक किस्म के लिए अधिक कीमत देने को तैयार नहीं थे। अतः हमको यदि इसको प्रोत्साहित करना है तो हमें उनको किसानों को अधिक लाभ अवेलेबल कराना पड़ेगा। तीसरी बाधा है अधिक लागत होना। भारत के छोटे व सीमांत किसान पारंपरिक कृषि प्रणाली के रूप में एक प्रकार की जैविक खेती करते रहे हैं। वे खेतों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय अथवा अपने संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि परिस्थितिकी के अनुकूल वातावरण कायम रहे। जैविक खादों की लागत रासायनिक उर्वरकों से अधिक है। मूंगफली की खली, नीम के बीज, नीम की खली, कंपोस्ट खाद, जैविक कंपोस्ट, गोबर और अन्य खादों का प्रयोग जैविक खादों के रूप में होता रहा है। इनकी कीमतों में वृद्धि होने से
ये छोटे किसानों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं और यदि इसका उपयोग किया जाए तो उसका उत्पादन लागत अधिक हो जाता है। चौथा है वित्तीय सहायता का अभाव। जैविक उत्पादों के विपणन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय प्रक्रिया का भी सर्वथा अभाव है। पांचवी बाधा है निर्यात की मांग पूरा करने में अक्षमता। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे उन्नतशील देशों में जैविक उत्पादों की बहुत मांग है। अमेरिकी उपभोक्ता जैविक उत्पादों के लिए 60 से 100% तक का अधिक मूल्य भुगतान करने को तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा कराए गए बाजार सर्वेक्षण से ये संकेत मिला है कि विश्व बाजारों के कई हिस्सों में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है, जबकि उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती। भारत में जैविक पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन का भी अभाव देखा गया है। यहाँ पर हमने कुछ राष्ट्रीय व क्षेत्रीय जैविक खाद्य उत्पादन एवं विकास केंद्र के बारे में जानकारी दी है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहला है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर फॉर नॉर्थ हिसार हरियाणा। तीसरा है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर फॉर सेंट्रल रीजन्स जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। चौथा है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर वेस्ट महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। पांचवा है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर फॉर साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर कर्नाटक। छठा है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर फॉर ईस्ट उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा। सातवां है रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन शिलोंग मेघालय। तो ये सभी नेशनल एंड रीजनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है जो कि जैविक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ जैविक खाद्य उत्पादन इकाइयों के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि किसान एग्रोकैम नदाड महाराष्ट्र। दूसरा है मौली बायोटेक पुणे महाराष्ट्र। बायो एग्रो फर्टिलाइजर पुणे महाराष्ट्र। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स बड़ोदरा गुजरात। सेंट्रल लेबोरेटरी शिमला। कर्नाटक कंपोस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेंगलोर। उसके बाद नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट गाजियाबाद। तो ये सभी उत्पादन इकाइयाँ हैं जो कि जैविक उर्वरक उपलब्ध करा रही हैं, जिससे कि फार्मर्स उसको यूज कर सकें और अपने तकनीकी को डेवलप कर सकें और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो ये प्रेजेंटेशन था जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अब मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल जर्नी विद विजय कुमार श्रीवास्तव के बारे में जानकारी दी है, लिंक दिया है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए ताकि मैं उसका उपयोग करके और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू।